गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड द सुनामी। पिछले वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्ड और क्वेश्चन आंसर किए थे। यानी कि अब तक अपने क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड से रिलेटेड 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहले में कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन और हार्ड वर्ड थे, दूसरे में अपने इसके बाकी क्वेश्चन किए थे। तो अपने उसमें 4 क्वेश्चन किए थे, तो आज अपने उससे आगे 5वां 6ठा क्वेश्चन और वर्किंग विद लैंग्वेज भी करेंगे। देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। पिछले वीडियो तक अपने 4 क्वेश्चन इसके किए थे। इफ़ Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with her parents or her geography teachers? इसमें लिखा है कि यदि टिली के उस अवार्ड को शेयर किया जाना होता तो तुम क्या सोचते हो कि उसे अपना अवार्ड अपने माता पिता के साथ या फिर अपने ज्योग्राफी के टीचर के साथ शेयर करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप कि अगर उसे बोला जाता कि आपने अपना अवार्ड शेयर करना है तो उसे किसके साथ शेयर करना चाहिए था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो देखते हैं आंसर। इट इज क्लियर दैट टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। यह स्पष्ट है कि टिली के अवार्ड को ज्योग्राफी अध्यापक के साथ ही शेयर किया जाना चाहिए, because it was due to his or her efforts that she could know about the early signs of a coming tsunami। क्योंकि वह अपने उस अध्यापक की प्रयासों के कारण ही आने वाले सुनामी की पूर्व संकेतों को जान सकी थी। यानी कि अगर उसने सुनामी के पूर्व संकेतों को अगर पहचाना तो उसके पीछे उस ज्योग्राफी टीचर का ही हाथ था कि जिसने उसे ये सब बताया था। तो इसलिए वो अवार्ड भी उसी के साथ शेयर किया जाना चाहिए। 6 नंबर है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? इसमें लिखा है कि हमने सुनामी के बारे में पढ़ा तो उसमें 2 भिन्न विचार थे जानवरों के बारे में। वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी की सुनामी में बहुत कम जानवर क्यों मारे गए? तो उसके पीछे 2 विचार थे, अलग अलग थे। तो उनमें से आपको कौन सा विचार है वो अधिक उपयुक्त और विश्वसनीय लगता है? तो आपने बताना है। आपने पढ़ा था कि कुछ ने कहा था कि उनकी 6ठी इंद्रिय होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी आने वाली दुर्घटना के बारे में, आने वाली आपदा के बारे में पहले ही उसे समझ लेते हैं, उनका सेंस उन्हें हो जाता है। और दूसरा आइडिया था कि उनके कान हैं वो हमारे कानों से कहीं अधिक तीव्र होते हैं और वो उसे हमसे कहीं अधिक पहले ही उस दुर्घटना या आपदा के बारे में सुन सकते हैं। तो आप उनमें से कौन से आइडिया को अधिक बिलीवेबल मानते हो? तो आंसर, 1 लाइन ऑफ थॉट सेज दैट एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस विच इनेबल देम टू सेंस एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक और सुनामी। एक विचारयुक्त पंक्ति कहती है कि जानवरों के अंदर 6ठी इंद्रिय होती है जो कि उन्हें सुनामी और भूकंप जैसे आने वाली प्राकृतिक आपदा का पहले ही बोध करवा देती है या उन्हें बोध करने में समर्थ बनाती है। अदर थॉट सेज एनिमल्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग। और अन्य विचार या आइडिया कहता है कि जानवरों के अंदर सुनने की तीव्र शक्ति होती है, दैट अलाउज देम टू हियर द वाइब्रेशन दैट प्रेसीड एन अर्थक्वेक और सुनामी। और जो कि उन्हें उस कंपन को सुनने में मदद करती है जो कि भूकंप या सुनामी से उत्पन्न होता है। एंड दस दे रन अवे टू ए सेफर प्लेस। और इसलिए
वे सुरक्षित स्थान पर भाग जाते हैं। इन माई ओपिनियन द आइडिया दैट एनिमल्स हैव ए मोर एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग इज मोर बिलीवेबल। मेरे विचार से जानवरों के अंदर तीव्र सुनने की शक्ति होती है, वह विचार अधिक विश्वसनीय है। एंड दिस हैड बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली, और इसे वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध किया जा चुका है। तो एक बार फिर से मैं 5th का आंसर हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके बाद में 6th का आप वीडियो वॉच कर इसे लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपने वर्किंग विथ लैंग्वेज में। इसमें लिखा है गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कि अपने इसमें 3 पार्ट में इस लेसन को पढ़ा था, उसमें पहले पार्ट में जाइए और वहाँ सावधानीपूर्वक ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि गति के भिन्न भिन्न तरीके कौन से वहाँ पे प्रदर्शित किए जा सकते हैं। देयर इज़ वन वर्ड दैट ऑक्यूर्स रिपीटेडली, वहाँ पर एक शब्द ऐसा हो सकता है जो कि बार बार आता है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स, और उसको गिनना भी है वो कितनी बार आया। पुट दैम इनटू 3 कैटेगरीज, उनको 3 भिन्न भिन्न श्रेणियों में रखना है। श्रेणियाँ कौन सी बनानी है आपने? फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और नाइदर स्लो नॉर फास्ट। एक तो जो सबसे तीव्र गति को प्रदर्शित करने वाला वर्ड कौन सा है, उसके अलावा सबसे धीमी मंथर गति को प्रदर्शित करने वाला वर्ड कौन सा है, और ना ही तो स्लो और ना ही फास्ट को शो करने वाला वर्ड कौन सा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स। और आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि एक कॉलम में तो बहुत से शब्द हो सकते हैं लेकिन दूसरे में उतने नहीं, ऐसा क्यों है। तो अब देखते हैं उसका आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है आपके लिए। तो पहला है फर्स्ट मूवमेंट, अपने को 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो जैसे अपने फर्स्ट में जाते हैं, फर्स्ट पार्ट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वास्ट अवे लिखा हुआ है, जो इसका मतलब है कि सुनामी की लहरों की जो गति थी बहुत तेज़ थी कि जिसकी वजह से सब कुछ वो अपने साथ बहा कर ले गई। ये 1 टाइम यूज हुआ है। स्वेप्ट अवे ये 3 टाइम यूज हुआ है। जम्प्ड इनटू 1 टाइम यूज हुआ है। रस 4 टाइम यूज हुआ है। रस दैम 1 टाइम यूज हुआ है। फॉल 1 टाइम यूज हुआ है। ये फर्स्ट मोमेंट के हैं। और स्लो मोमेंट में राइजिंग, यानी कि जो समुद्र का जल था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, तो स्लो मूवमेंट का प्रदर्शित करता है राइजिंग। रिसीड पीछे की तरफ हटना, यानी कि पानी पीछे की तरफ हट रहा था, तो वो भी स्लो मूवमेंट था। तो राइजिंग और रिसीड ये स्लो मूवमेंट है। नाइदर स्लो नॉर फास्ट, फ्लोटिंग बहता हुआ, ना तो बहुत तीव्र गति से होता है ना बहुत धीमी गति से होता है। क्लाइंबिंग चढ़ने का काम है, ना तो बहुत अधिक फास्ट हो सकता है ना ही बहुत अधिक स्लो। तो ये थे। उसके बाद में देखते हैं सेकंड नंबर इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स विल गिव यू ए क्लू। तो अपने को इस सेंटेंस के ब्लैंक्स को फिल करना है और अपने को एक क्लू दिया हुआ है। द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेमर्स। कंपन यानी कि पृथ्वी है वो कांपी, परंतु नॉट मैनी पीपल फेल्ट, परंतु बहुत से लोगों को यानी कि बहुत अधिक लोगों को कंपन महसूस नहीं हुआ। When the zoo was flooded, there was a lot of and many animals escaped into the countryside. Confused का confusion, lot of confusion. When the zoo was flooded, there was a lot of confusion and many animals escaped into the countryside. Third number है, we heard with relief that the lion had been recaptured. Relief का relief. The zookeeper was stuck in a tree and his was filmed by the TV crew. Rescue का rescue होगा यहाँ पे। The zookeeper was stuck in a tree and his rescue was filmed by the TV crew. There was much excitement in the village when the snake charmer came visiting. Excite से क्या हो जाएगा? Excitement हो जाएगा। तो आगे 3 नंबर में दिया हुआ है, स्टडी द सेंटेंस इन द कॉलम ए एंड बी।
तो पहला ए में लिखा है मेघना वाज स्वेप्ट अवे। सेकंड ए में लिखा है कि एलमाज ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड। थर्ड नंबर में लिखा है 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। फोर्थ में लिखा है नो एनिमल्स कार्केसेज वर फाउंड। बी के फर्स्ट में लिखा है द वेव स्वेप्ट मेघना अवे। समथिंग हिट एनिमल्स ग्रैंडफादर ऑन द हेड। द वेव्स वॉश्ड अवे 60 विजिटर्स। पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल कार्केसेज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए ए कॉलम में जो भी दिए हुए हैं वो पैसिव फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि वहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब पे बहुत अधिक फोकस नहीं है, वहाँ पे एक्शन पे फोकस डाला गया है। वॉश्ड अवे, स्वेप्ट अवे, तो यानी कि वाज स्वेप्ट अवे, वाज के बाद में मैंने की थर्ड फॉर्म, स्वीप की थर्ड फॉर्म, स्वेप्ट का यूज यहाँ पे हुआ है। वाज हिट, वाज के बाद में हिट थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वर वाश्ड, यहाँ भी वर के बाद में मैंने की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वर फाउंड में भी वर के बाद मैंने की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। यानी कि ए के जो भी सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है और बी के जो भी सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृत्रिम वाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर जो अपने एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट न होकर ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। और इसमें पैसिव वॉइस में वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से या फिर एक्शन के नंबर और पर्सन के हिसाब से यूज की जाती है या एक्शन के हिसाब से यूज की जाती है। कहने का मतलब एक होता है कृत्रिम वाच्य एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है क्रमवाच्य। तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं और जिसमें क्रम प्रधान होता है उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो इसी तरह की ये दो कॉलम में अपने को सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब इसने लिखा है कि कंपेयर द सेंटेंसेस इन ए टू द वंस इन बी। हु इज द डोर एक्शन इन एवरी केस। डोर का मतलब सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इन एवरी केस, कि प्रत्येक मामले में कार्य का कर्ता कौन है। इज द डोर मेंशन इन ए और इन बी। क्या ए के अंदर कर्ता का वर्णन किया गया है या फिर बी में? तो हमने देखा था ए में पैसिव वॉइस के सेंटेंस थे तो उसमें सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया गया था, एक्शन को महत्व दिया गया था। नोटिस द वर्ब्स इन ए वाज स्वेप्ट अवे, वाज हिट, वर वॉश्ड अवे, वर फाउंड। दे आर इन पैसिव फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पैसिव फॉर्म में है। द सेंटेंसेज आर इन द पैसिव वॉइस, और सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। इन दीज सेंटेंसेज द फोकस इज नॉट ऑन द पर्सन हु डज द एक्शन। यानी कि इस तरह के वाक्यों के अंदर जो ए के सेंटेंसेस थे उनके अंदर कार्य को करने वाले कर्ता या व्यक्ति पर कोई फोकस नहीं है। इन बी द डोर ऑफ द एक्शन इज नेम्ड, जबकि बी के अंदर आपने देखा था कर्ता का, कार्य को करने वाले कर्ता का नाम दिया हुआ है। द वर्ब्स आर इन द एक्टिव फॉर्म, और इसलिए इस वर्ब को एक्टिव फॉर्म में बोलते हैं और इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं। से वेदर द फॉलोइंग sentences are in active or passive form. Write A और P after each sentence as shown in the first sentence. यानी कि अगर कोई एक्टिव वॉइस का है तो उसके आगे A लिखना है, पैसिव वॉइस का है तो उसके आगे P लिखना है। Someone stole my bicycle, तो someone आया है किसी पर्सन के लिए, तो इसलिए मतलब एक्शन की बजाय सब्जेक्ट को फोकस किया गया है, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, A भरेंगे। The tires were deflated by the traffic police. Deflated by the traffic police. Were deflated यानी कि पैसिव फॉर्म आई है वर्ब की, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, P भरेंगे। I found it last night in a ditch near my house, तो इसमें वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। It had been thrown there. हैड बीन थ्रोन मतलब पैसिव फॉर्म में है वर्ब, तो ये भी पैसिव वॉइस का है। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, तो इसमें वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए एक्टिव वॉइस। द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, ये भी एक्टिव वॉइस।
तो अपना ये लेसन यहीं पे एंड होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में पोएम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।